बच्चों, अब हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड एट रेस्ट का पार्ट 2, जिसमें हमने अभी पार्ट 1 में क्या क्या देखा। हमने पैस्कल लॉज देखा, उसके चारों लॉज देखे, छोटे मोटे एप्लीकेशंस भी किए हमने। फिर सबसे पहले हमने प्रेशर देखा था, उसके बाद डेंसिटी देखा था, और फिर पैस्कल लॉ जो मैं बता रहा हूं। तो इस पार्ट में भी हम पैस्कल लॉ को ही आगे लेके बढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशन को देखेंगे। आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इसको ढंग से आप पढ़ें, उसके बाद आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। और अगर आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे, वन गो में पढ़ेंगे, छोटा वीडियो है तो वन गो में पढ़ें, आधे घंटे तक, 45 मिनट्स तक। अगर बड़ा वीडियो 1-1.5 घंटे का तो आप रोक सकते हो, अगर नहीं कंटिन्यू एक साथ पढ़ पा रहे हो तो। बट आप लोग हमें फीडबैक जरूर दीजिए अपना, बिकॉज मेरा जो पर्पस है वो मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट पहुंचाना है और एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना है जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे, दूर के बच्चे भी इससे बेनिफिटेड हो सके। और मैं कोशिश करूंगा पूरा कवर करूं, और ये उन बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है जिनको कोई कोचिंग नहीं क्वालिटी मिल पाती है, जो दूर रहते हैं डिस्टेंस पे, जिनके पास, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो लेकिन बस मेरा मोटिवेशन आप लोग बढ़ाएंगे अगर आप कमेंट करेंगे, इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अगर जो आपको चाहिए वो हमें लिखेंगे कमेंट के थ्रू कि सर हमें ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, तो नेचुरली उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। आज इसी का जो मैनोमेट्रिक इक्वेशन मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं, बताया था पिछली बार। इस मैनोमीटर को भी हम कह सकते हैं ये एप्लीकेशन है पैस्कल लॉ का। मैनोमीटर बेसिकली प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, प्रेशर मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है, और इसको हम एक सिंपल मैनोमीटर से स्टार्ट करते हैं। एल शेप मैनोमीटर होता है ये। एक कोई बल्ब लिया, वी कॉल इट बल्ब, इसमें लिक्विड भरा हुआ, थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर देता हूं। मान लो ये बल्ब है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ऐसे प्रेशर इसमें ज्यादा है। हम लोग एक मैनोमीटर को यहां कनेक्ट करके ऐसे जब कनेक्ट करते हैं, इसका रेडियस नेग्लिजिबल होता है, मतलब बहुत बड़ा नहीं होता, तो इससे वॉल्यूम का लेवल बहुत नीचे ऊपर नहीं होता। इससे जब हम कनेक्ट करेंगे तो प्रेशर के अकॉर्डिंग ये किसी हाइट तक राइज कर जाएगा, ऐसे। मान लो ये h हाइट तक राइज किया, और हमें इस A पॉइंट का प्रेशर चाहिए, डेंसिटी इसकी रो है। तो ये सिंपल मैनोमीटर है, कनेक्ट किया, लिक्विड राइज कर गया, हमें प्रेशर चाहिए। तो अब हम लोग प्रेशर निकालने के लिए हमारे पास थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ है पैस्कल का। थर्ड लॉ कहता है नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ता है, ऊपर जाने पे प्रेशर घटता है। तो हम लोग जब जो इक्वेशन लिखेंगे इस प्रोसेस में, रो जी एच करके, उसे मैनोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे हम किरचॉफ्स लॉ लिखते हैं ना, ड्रॉप और गेन लेके, 12th क्लास वाले बच्चों से बात कर रहा हूं जो एक साल ड्रॉप कर लिए, 11वीं वालों को नहीं पता होगा। वैसे में यहां इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। वी कैन स्टार्ट विद ए, जहां से स्टार्ट करो वहां का प्रेशर लिख लो। सेम हाइट पे सेम प्रेशर, तो यहां तक प्रेशर सेम है। इसके ऊपर जब जाओगे तो प्रेशर घटेगा, माइनस रो जी एच। अब अगर इक्वल टू यहां पहुंच गए, जहां पहुंचो ये रुका तभी है कि जब इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, इक्वल टू पी नॉट। फिर से बता रहा हूं, जहां से स्टार्ट करो वहां का प्रेशर लिखो, सेम हाइट पे नो चेंज, ऊपर जाते हो तो प्रेशर घटता है, माइनस रो जी एच। पहुंच गए टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो उसको इक्वल कर दो वहां पे जो प्रेशर है, विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये तो मैंने लिखा एब्सोल्यूट के लिए। अब अगर कोई गेज लिखना चाहे तो पीए माइनस रो जी एच इज इक्वल टू 0 लिख दे। एक और बात, ये जो पार्ट 2 है, इसको पढ़ने के लिए पार्ट 1 पढ़ना जरूरी है आपका। तो पीए हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच। यहां से गेज प्रेशर क्या होगा, सिर्फ रो जी एच। ये हो गया। अब बेटा अगर कोई बच्चा चाहे यहां से स्टार्ट करना तो यहां से भी स्टार्ट कर सकता है।
यहां पे प्रेशर लिखो पी नॉट, अगर एब्सोल्यूट लिखना चाहते हो तो। नीचे आते हो प्रेशर बढ़ता है, यहां आ गए, यहां का प्रेशर ए के बराबर होगा। एक लाइन में आंसर आ गया। आंसर कैसे आया? एक लाइन में आंसर आया। अगर तुम चाहते हो गेज प्रेशर लिखना तो यहां पे कुछ मत लिखो, नीचे आओगे तो प्लस रो जी एच, यहां आ गए, यहां का प्रेशर ए के बराबर हो गया। तो ये रहा सिंपल मैनोमीटर। अब सिंपल मैनोमीटर में कुछ ड्रॉबैक्स आ गए। ड्रॉबैक ये आया कि आप गैसेस रखोगे तो उड़ जाएंगे। दूसरी ड्रॉबैक, नेगेटिव गेज प्रेशर नहीं मेजर कर सकते। अब यार नेगेटिव गेज प्रेशर क्या होता है? यहां तो पॉजिटिव आया है। कई बार जो लिक्विड होता है उसका प्रेशर एटमॉस्फेयर से भी कम होता है, तो अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो एयर इसको दबा देंगी, तो मेजर नहीं कर सकते। मेजर करने के लिए तो इस पे हाइट, ऐसे इस पे स्केल बना होता है, ऐसे स्केल बना होता है, स्केल मेजर कर लेते हैं। तो जब उठेगा तभी तो मेजर करोगे। अब ये उठेगा, नेगेटिव गेज प्रेशर हुआ। बहुत हैवी लिक्विड का प्रेशर मेजर नहीं कर सकते। दो लिक्विड को कम हैवी क्यों नहीं? होगी बहुत हाई हाइट की जरूरत पड़ेगी। हैवी लिक्विड नहीं कर सकते, दो तीन लिक्विड का कंपेयर करने में मुश्किल होता है। तो ऐसे केसेस में इनसे बचने के लिए एक और मेथड हम लोग यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं यू ट्यूब मैनोमीटर। अब उसको लिखते हैं। यू ट्यूब मैनोमीटर है, देखो मैं ड्रॉ कर देता हूं जिससे थोड़ा टाइम आपका बचे। छोटा वीडियो होगा तो थोड़ा इजी होगा आप लोग को वॉच करने के लिए, और रोक के आप लोग कॉपी कर ही सकते हो। यू ट्यूब मैनोमीटर, एक केस मैंने लिया जहां नेगेटिव गेज प्रेशर, मतलब नीचे इसका लेवल आ गया। ये देखो यूट्यूब से फायदे। दूसरा फायदा है कि दो लिक्विड को हमने कंपेयर कर दिया, एक नेगेटिव था, ये थोड़ा हैवी था, तो देखो इसने दबा दिया इसको नीचे, ऐसे भी बोल सकते हो। अगर बीच में यहां मैं गैस रख सकता था तो गैस एस्केप नहीं करता, उड़ता, वो भी बच गए। तो इसके फायदे हैं। अब मुझे ए पॉइंट पे प्रेशर निकालना है। अभी हमने देखा हम गेज प्रेशर भी निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट निकाल सकते हैं, दोनों निकाल सकते हैं। तो मैं एब्सोल्यूट निकालता हूं। गेज प्रेशर में बस 0 लिखना होगा पी नॉट की जगह पे। तो यहां से स्टार्ट करो या यहां से स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपने देख लिया। मैं ए से स्टार्ट करता हूं। सेम लेवल पे नो चेंज। नीचे आने पे, यहां एच तक तो दिया हुआ है, नीचे आने पे प्रेशर बढ़ता है। अब बेटा ये नीचे नहीं दिया हुआ है, इसके फर्दर नीचे नहीं दिया हुआ है। अगर दे भी देता, मान लो अगर x दे भी देता तो प्लस रो जी एक्स लिखते, फिर यहां जाते और ऊपर फिर x बढ़ते तो माइनस रो जी एक्स लिखते, जो कैंसिल हो गया। इसलिए नहीं दिया है। इसलिए आप जब सेम लिक्विड हो तो एक पॉइंट से उसी हाइट पे दूसरी पॉइंट तक पहुंच सकते हो। तो यहां पहुंच गए और यहां का प्रेशर क्या है? पी नॉट। तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट माइनस रो जी एच। अगर सिर्फ तुम्हें गेज लिखना होता तो आंसर आता माइनस रो जी एच, यानी नेगेटिव गेज प्रेशर। यहां आ जाते हैं। ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं, पी ए, सेम लेवल नो चेंज। नीचे आया H1 हाइट तक प्लस रो 1 GH1, यहां से सीधे यहां चला गया, नो चेंज। ऊपर जब बढ़ रहा हूं तो माइनस रो 2 और हाइट H1 प्लस H2, GH1 प्लस H2 इज इक्वल टू पी नॉट। तो पी ए हो गया पी नॉट माइनस रो 1 GH1 प्लस रो 2 GH1 प्लस H2। तो आई होप इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोग उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ये नोट करो और कुछ प्रैक्टिस ऐसे खुद करो। इसके बाद मेरा अगला हेडिंग होगा बैरोमीटर। बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के काम आता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मान लो ये लिक्विड है, इसके हेल्प से कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करेंगे? बैरोमीटर एक पाइप होगा, उसको ऐसे उल्टा करके डाल दो, इसमें ट्यूब होगा। इस ट्यूब में लिक्विड राइज कर जाएगा कहीं किसी हाइट तक, मान लो यहां तक राइज कर गया। अब अंदर इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है।
तो अब यहां का प्रेशर, यहां का प्रेशर, यहां का प्रेशर इक्वल होगा। तो अब आई एम सॉरी, अंदर इसके वैक्यूम है। यहां का प्रेशर PA इज इक्वल टू PB लिखेंगे। PA है P0, यहां का प्रेशर क्या है P0। तो अब B से ऊपर जाएंगे, PB ऊपर जाने पे माइनस रो GH, यहां वैक्यूम कर दिया है 0, तो PB क्या हो गया रो GH, PB है P0। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर या प्रेशर को हम सिर्फ डेंसिटी के टर्म में भी कई बार बोलते हैं। इतने mm ऑफ मरकरी, इतने mm ऑफ मरकरी का मतलब हुआ कि हाइट दे दिया है, डेंसिटी मरकरी की आपको पता है और G भी पता है, तो मल्टीप्लाई करके आप रियल प्रेशर निकाल सकते हो। अब यहीं पे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई वी प्रीफर मरकरी ओवर वाटर। वाटर तो सस्ता है, तो उसके कई रीजन है। मरकरी एक तो एस्केप नहीं करेगी, मतलब ये इवापोरेट नहीं करेगी, दूसरी चिपकती नहीं है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इंपॉर्टेंस है इसका सबसे ज्यादा, वो इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो डेंसिटी ज्यादा है तो हाइट की रिक्वायरमेंट कम होती है। अगर हम मरकरी लेते हैं तो ये 13.6 ग्राम पर सीसी है, और अगर वाटर लेंगे तो 1 ग्राम पर सीसी है। तो अगर हम वाटर कॉलम लेते हैं तो 13.6 टाइम्स ज्यादा हाइट अचीव होगा, और उतना बड़ा पाइप लेना प्रैक्टिकली इंपॉसिबल होगा। मान लो किसी लिक्विड का प्रेशर आया आधा मीटर ऑफ मरकरी कॉलम, आधा मीटर ऑफ मरकरी कॉलम, 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। अगर तुम उसी को वाटर ले लो तो 13.6 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, इतना बड़ा कॉलम। तो कई कई बार तो लैब का छत इतना ऊंचा नहीं होगा जहां पे तुम्हें एक्सपेरिमेंट के लिए पाइप की जरूरत पड़ेगी। पाइप को होल्ड करना, पाइप को बचाना, वो सब मुश्किल हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी यूज मरकरी कॉलम। तो ये था बैरोमीटर। अब बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग है बॉयंट फोर्स, बॉयंसी, जिसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। बॉयंट फोर्स यानी बॉयंसी। तो बॉयंसी बेसिकली जब हम कोई भी मटेरियल लिक्विड में ड्रॉप करते हैं या हम खुद कूदते हैं पानी पे, तो जो लिक्विड के द्वारा हमारे ऊपर फोर्स लगता है, जो हमें रोकती है डूबने से, जो हमारे वेट को कम कर देती है, उसे हम बॉयंसी या बॉयंट फोर्स कहते हैं। उस प्रॉपर्टी को बॉयंसी कहते हैं, फोर्स को बॉयंट फोर्स कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को दिया था आर्किमिडीज ने, इसलिए इसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। थोड़ा इसको समझते हैं। मान लो हमारे पास ये कंटेनर, उसमें लिक्विड है, और लिक्विड में ये एक ब्लॉक है, सपोज करो 3D। थोड़ा सा मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, और ये लिक्विड है। लिक्विड को भी 3D ड्रॉ कर लेते हैं, कंटेनर को। तो लिक्विड यहां तक जाएगा, ऐसे ऐसे। अब बेटा इतना ये पानी में डूबा हुआ है, इतना पार्ट, फिर भी फ्लोट कर रहा है। कई बार आप देखते होंगे, तो कोई ना कोई तो रोका होगा, अदरवाइज कोई भी ऑब्जेक्ट की जो बेसिक नेचर होती है, नेचुरल चीज होती है, वो एनर्जी नीचे लगता है, वो सिंक करना चाहता है, डूबना चाहता है। तो ये अगर इस पार्ट को आप, इस लिक्विड को फ्रीज कर लो और इसको निकाल दो, इस ब्लॉक को, तो एक कैविटी मिलेगी आपको। ये कैविटी मिलेगी आपको। उतना ही बड़ा ड्रॉ कर ले, कोशिश करता हूं। ये लिक्विड है। अब जब तुम लोग कोशिश करना, जो मैं बताऊंगा समझने की। हो क्या रहा है, लिक्विड में पैस्कल लॉस पे जरा आप शिफ्ट हो जाओ। सेम हाइट पे सेम प्रेशर होता है, तो यहां पे जो प्रेशर होगा वही यहां पे होगा। ये इस जगह को फिल करना चाह रहा होगा, ये भी करना चाह रहा होगा, बट ये कैंसिल हो जा रहे होंगे।
ये और ये कैंसिल हो जा रहे होंगे, ये और ये कैंसिल हो जा रहे हैं। सिमिलरली पीछे से इस आगे वाले से कैंसिल हो जा रहे होंगे। केवल यही एक पार्ट है जो कैंसिल नहीं हो रहा क्योंकि ऊपर लिक्विड नहीं है। यही एक ऊपर की तरफ फोर्स एक्ट करता है जिसे हम बॉयंट फोर्स कहते हैं। तो बॉयंट फोर्स ये होता है। अच्छा, इसका वेट नीचे लग रहा है मान लो। अब जो बॉयंट फोर्स ऊपर लगता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? अगर सब कुछ इसको मेल्ट करने दिया जाए, फ्रीज किया और ब्लॉक निकाल दिया तो कैविटी मिली, मेल्ट कर दिया जाए तो ये पानी इसकी जगह पे मिल जाएगा। तो बेसिकली जो पानी हटा है उसी का झगड़ा है, वही कहता है मुझे अपनी जगह पे पहुंचाओ। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, बॉयंट फोर्स इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड आया। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। अब मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इनटू जी। तो बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला हुआ रो लिक्विड वी डिस्प्लेस इनटू जी, वेयर density of liquid V displaced वॉल्यूम। तो आप लोग समझ गए बॉयंट फोर्स कितना होगा? रो ऑफ लिक्विड वी डिस्प्लेस इनटू जी। और सेंटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बॉयंट फोर्स क्या होगा? वो होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, जितना फ्लूइड हटा हुआ है उसका सेंटर ऑफ मास। तो जनरली अगर एक ही लिक्विड है तो उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे, मान लो ये h/2 हटा हुआ है पार्ट, तो h/4 हाइट पे होगा नीचे से या ऊपर से, उसके सेंटर में। बिकॉज ये बॉयंसी कहां एक्ट कर रही है, ये वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब हम टॉर्क देखते हैं तो टॉर्क आपको पता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की जरूरत पड़ती है वहां पे, बिकॉज डिस्टेंस मेजर करना पड़ता है। तो बॉयंट फोर्स फिर से देखेंगे, ये कोई डूब रहा होता है तो उस पर लिक्विड में, तो लिक्विड उसे रोकती है, उसे ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है जो उसके एपरेंट वेट को कम कर देती है, रियल वेट से कम कर देती है एपरेंट वेट। इसलिए हम फ्लोट भी कर पाते हैं, इसलिए हम स्विम भी कर पाते हैं। हालांकि स्विम में कुछ और भी चीजें होती हैं। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो गया, वेट को मास इनटू जी लिखते हैं, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। मास ऑफ लिक्विड हो गया रो ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, और डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ये लिखा और डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिखा। तो जो बॉडी डूब रही है उसकी डेंसिटी उससे फर्क नहीं पड़ता, केवल फर्क पड़ता है जो लिक्विड डूब रही है उसके, जिस लिक्विड में रखा हुआ है उसके डेंसिटी पे। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, हेडिंग डिस्कस करेंगे, कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन, तैरने की क्या कंडीशन होगी। तो एक स्पेसिफिक केस ले रहा हूं मैं। मान लो एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है जो लिक्विड में मैंने डिप कर दिया या ऐसे डूबा हुआ, फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं, थोड़ा इजी समझने में रहेगा। ये लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है और इसकी डेंसिटी रो है। तो अब बेटा होगा क्या, इसका वेट नीचे एक्ट करेगा और जो बॉयंसी है वो ऊपर एक्ट करेगी। बॉयंसी, मान लो नेट वेट नीचे लग रहा है, नेट फोर्स नीचे लग रहा है, समझ गए? तो नेट फोर्स होगा या नेट वेट होगा mg माइनस fb। इसे आप नेट वेट भी कह सकते हो। मास है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बॉयंसी है रो ऑफ लिक्विड विच इज सिग्मा, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम जितना है पूरा का पूरा डूबा हुआ है, पूरा डिस्प्लेस किया हुआ है, इंटू जी। तो ये रो माइनस सिग्मा वीजी हो गया नेट फोर्स।
अब इसकी तीन बातें होंगी, एक यहां लिख देता हूं, एक यहां लिखता हूं, एक यहां लिखता हूं। अगर इफ एफ नेट इज पॉजिटिव, यानी रो ग्रेटर देन सिग्मा, तभी तो एफ नेट पॉजिटिव होगा। रो बड़ा हुआ सिग्मा से, तो पॉजिटिव का मतलब नेट फोर्स नीचे लग रहा है, तो बॉडी विल सिंक। अब इफ एफ नेट 0, इसका मतलब क्या हुआ? रो माइनस सिग्मा इज 0, यानी रो इज इक्वल टू सिग्मा। ये 0 हो गया, यानी जैसा वैसा बना रहेगा। बॉडी विल फ्लोट with partial submersion, I'm sorry, full submersion। मेरे माइंड में नेक्स्ट स्टेप आ रहा, समझ गए होगे आप लोग। बॉडी विल फ्लोट विथ फुल सबमर्शन, मतलब उसका सर दिखेगा, गंजा है तो गंजापन दिखेगा। इफ एफ नेट इज नेगेटिव, यानी एफ नेट इज लेस देन 0, फिर क्या होगा? फिर होगा रो लेस देन सिग्मा। रो छोटा है, सिग्मा बड़ा है, यानी ये निगेटिव हो गया, नीचे लगना चाहिए, अब ऊपर लग रहा है, यानी हुआ क्या? बॉयंसी बेसिकली बड़ी है, तो जो मैंने डुबाया है वो नहीं होगा। बॉडी विल फ्लोट विद, थोड़ा ऊपर आ जाएगा, पार्शियल सबमर्शन। तो तीन केस बने। कोई बॉडी फ्लोट कर रही है तो देखो, अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो डूब जाएगी, उसकी डेंसिटी कम है तो बराबर है तो एकदम बिल्कुल डूबी हुई जाएगी, थोड़ा सा पार्ट दिखेगा आपको। और अगर उसकी डेंसिटी कम हुई तो फ्लोट करेगा विद पार्शियल सबमर्शन। जैसे प्लास्टिक की कोई चीज डालो तो थोड़ा सा अंदर रहेगा, बाकी सब बाहर रहेगा। आयरन डालो, लोहा डाल दो, पूरा डूब जाएगा। कुछ ऐसी चीजें डालो तो बहुत जरा सा विजिबल होगा, बाकी सब अंदर होगा। तो ये केस होता है कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन का। दो केस आपके लिए बड़ा स्पेशल लेके आया हूं, टाइम बचाने के लिए मैंने ड्रॉ कर लिया है। स्पेशल केस मैंने नाम ही दिया है। एक आइस फ्लोट कर रहा है। आइस के बारे में आप लोग जानते हो, इसकी डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सीसी होती है अप्रॉक्स, और वाटर की होती है 1 ग्राम पर सीसी। तो आइस थोड़ा हल्का होता है, तो आइस थोड़ा दिखता है, आइसबर्ग कहते हैं ऊपर। इसलिए कई बार कई चालाक इंसान को हम आइसबर्ग बोलते हैं। आइसबर्ग की प्रॉपर्टी क्या है? 1/10 दिखेगा, 9/10 अंदर होगा। तो आपके ऐसे दोस्त भी कई होंगे जो आइसबर्ग होंगे, वो दिखेंगे जितना उससे कई टाइम्स अंदर होंगे, जो हमें नॉर्मली नहीं दिखते। तो आइसबर्ग फ्लोट कर रहा है, मान लो एक आइस। अब ये मेल्ट होके जब पानी में मिल गया तो इसके और इसके में कंपेयर करेंगे कि क्या लिक्विड लेवल राइज करेगा या वही रहेगा। दूसरा केस है, आइस के ऊपर एक कॉइन रख दिया, या उसके अंदर एक आयरन का एक बॉल रख दिया छोटा सा, और फिर ये अगर मेल्ट हुआ तो मेल्ट होने के बाद वो बॉल पानी में गिर जाएगा। तो आप बताओ, अब लेवल राइज होगा या वही रहेगा? तो ये एक क्वेश्चन बनता है। और ऐसा ही कोई हल्की ऑब्जेक्ट अगर डुबोए फ्लोट करने के बाद, अपने आप तो डूबेगा नहीं, अगर हम फिंगर से उसको डुबोए तो लेवल राइज करेगा या वही रहेगा? तो ये क्वेश्चन देखेंगे इस दोनों से, और तीसरी बात मैं डिस्कस करूंगा, उससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अभी देखते हैं, अभी इसने वॉल्यूम डिस्प्लेस किया हुआ है। इसने वॉल्यूम क्या किया हुआ है? डिस्प्लेस किया हुआ है। जब मेल्ट करेगा तो ऐड कर देगा, यही सोचना है आपको। तो यहां पे फ्लोट कर रहा है, तो वेट ऑफ आइस इज इक्वल टू बॉयंट फोर्स, मास ऑफ आइस इंटू जी इज इक्वल टू बॉयंट फोर्स, रो ऑफ वाटर। ये वाटर है बेटा, रो वाटर वी डिस्प्लेस्ड इंटू जी।
वाटर ना हो तो थोड़ा आंसर में चेंज आ सकता है। V डिस्प्लेस्ड होगा मास ऑफ आइस अपॉन रो ऑफ वाटर, ये हो गया। अब यहां पे वॉल्यूम एडेड, जब मेल्ट कर गया तो मास तो आइस का ही रहा होगा, मास में चेंज होता नहीं, मेल्ट कर गया तो वाटर बन गया, इतना वॉल्यूम उसने ऐड किया। तो आप देखो दोनों सेम है, सो नो चेंज इन वाटर लेवल, लेवल वही रहेगा। तो आइस अगर मेल्ट हो जाता है तो नो चेंज इन वाटर लेवल। अब यहां देखते हैं दो चीजें हैं, बॉयंसी, वेट ऑफ आइस, वेट ऑफ मेटल, आयरन माना मैंने एग्जांपल के लिए। बॉयंसी होगा रो ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इनटू जी। मास ऑफ आइस, मास ऑफ आइस ही रहने देंगे, मास ऑफ मेटल एफ जो है मेटल रहने देंगे, तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होगा मास ऑफ आइस अपॉन रो ऑफ वाटर, मास ऑफ आयरन अपॉन रो ऑफ वाटर। अब देखेंगे जब मेल्ट हो गया तो वॉल्यूम एडेड क्या है, वॉल्यूम ऑफ आइस, वॉल्यूम ऑफ आयरन। आइस का वॉल्यूम होगा मास ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ आइस, मेल्ट हो गया तो वाटर बन गया। मास ऑफ आयरन, ये मेल्ट तो किया नहीं, रो ऑफ आयरन। बेटा सब जानते हो डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर एज कंपेयर टू वाटर, हैवी होता है। तो अगर कंपेयर करोगे तो you'll फाइंड ये और ये इक्वल है, लेकिन ये ज्यादा होने से ये कम हो गया, तो वॉल्यूम एडेड लेस देन वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। तो ये देखो ना, ये रो वाटर ऊपर सेम है, ये कम है ये ज्यादा है, ज्यादा है तो ओवरऑल कम हो गया, तो ये वी एडेड कम हो गया, तो लेवल ऑफ वाटर डिक्रीज करेगा। यानी अगर हैवी ऑब्जेक्ट फ्लोट करने के बाद डूब जाए तो लेवल डिक्रीज करता है लिक्विड का। इसका एक एग्जांपल और है कि एक बोट में कोई बंदा, एक लेक है, बोट में बहुत सारा स्टोन लेके जा रहा है और स्टोन को अनलोड करके पानी में गिरा रहा है, वाटर में गिरा रहा है, तो लेवल डिक्रीज होगा, राइज करेगा या वही रहेगा? आंसर है लेवल डिक्रीज करेगा। अब कई बच्चे सोचते हैं कि वो जो कौवे वाली कहानी बेकार हो गई, कंकड़ मारने से लेवल डाउन जा रहा है, वो गलत है। ये फ्लोटिंग वो कहानी सही है, एजम्पशन गलत है। ये जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट जब डूबता है तो लेवल नीचे जाता है, लेकिन अलग से मैं डाल दूं तो लेवल ऊपर आएगा ही आएगा। ये तो यहां और यहां का कंपेयर है, यहां से यहां का नहीं है कि बाहर तुमने डाला, बाहर से डालोगे लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अच्छा आप सोचो कि फ्रिज जरा इमेजिन करो, उसको लिख नहीं रहा हूं, यहां कोई हल्की ऑब्जेक्ट होती तो यहां तो रो वाटर ही होता, अब अपने आप तो डूबता नहीं, तुम पिन से या हाथ से या कुछ पिन से मान लो, पत्ते से डुबो दो, तो ये प्लास्टिक मान लो, रो प्लास्टिक, तो वो वाटर से भी हल्का होता है, तो ये और कम होगा यानी लेवल बढ़ जाएगा। तो हल्की ऑब्जेक्ट जब डुबोगे तो लेवल राइज करेगा, हैवी ऑब्जेक्ट फ्लोट करने के बाद डूबेगी तो लेवल डाउन होगा। हल्की ऑब्जेक्ट का एग्जांपल देता हूं, वाटर में बाल्टी में आपके घर में ऐसे फ्लोट कर रहा, फिंगर से उसको डुबो तो लेवल बढ़ता है। तो कंक्लूजन क्या निकला? आइस मेल्ट होके पानी में मिलेगा, लेवल नहीं चेंज होगा। हैवी ऑब्जेक्ट फ्लोट करके मेल्ट होगा, डाउन होगा, उसमें सिंक करेगा तो लेवल डाउन होगा हैवी ऑब्जेक्ट। हल्की ऑब्जेक्ट डाउन अपने आप तो सिंक करेगा नहीं, अगर कराओगे तो लेवल राइज करेगा। अब इसके और भी कई एग्जांपल आप देख सकते हो जो एग्जामिनेशन हॉल में आता है कि कॉइन था उसको गिरा दिया गया, कुछ प्लास्टिक है उसको अपने आप नहीं फ्लोट कर रहा था इसके अंदर, फिर हमने स्ट्रिंग से बांध दिया, तो हल्का है तो लेवल बढ़ेगा, वाटर है तो वही रहेगा। एक एग्जांपल और हो सकता है कि आइस किसी और हल्के ऑब्जेक्ट में मान लो फ्लोट कर रहा है, हल्का ऑब्जेक्ट ऑयल मान लो, अगर वो हल्का है पूरा ऑयल से भरा हुआ ये आइस है तो ये हैवी हुआ, हैवी मिलता है इस लिक्विड से, इस लिक्विड के कंपेयर में, तो लेवल घटता है। इस तरह से आप खुद सोच सकते हो। तो ये पार्ट 2 रहा बेटा, पार्ट 3 और इंटरेस्टिंग है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो पार्ट 3 भी आएगा, पार्ट 4 भी आएगा, छोटे छोटे पार्ट्स आएंगे, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप इस चैप्टर में जिसको हम थोड़ा टफ मानते हैं उसमें गलती ना करो। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों।